हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम रोग निदान की सीरीज का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। होप आप सभी को पार्ट फर्स्ट समझ आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पर उससे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज हम इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर 5, जिसका नेम है उपक्षय और अनुपक्षय। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस चैप्टर से आएगा एक एमसीक्यू एंड वन 5 मार्क का क्वेश्चन। ओके। तो हमें एक एमसीक्यू और 5 मार्क्स के हिसाब से पढ़ना है, बहुत डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि यहां से 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। ऊर्ध्वलिंग व्याधियों की परीक्षा उपक्षय अनुक्षय द्वारा की जाती है। ऊर्ध्वलिंग व्याधियां ऐसी व्याधियां जिनके लक्षण व्यक्त नहीं हैं, जिनके लक्षण छुपे हुए हैं, उन व्याधियों की परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? उपक्षय और अनुक्षय के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये उपक्षय और अनुक्षय होता क्या है। व्हाट इज उपक्षय एंड व्हाट इज अनुक्षय? ओके। तो सबसे पहले उपक्षय का अर्थ सात्मय होता है। चिरकाल तक सुख देने वाले भाव को उपक्षय कहते हैं। ठीक है। उपक्षय का अर्थ क्या होता है? सात्मय होता है, और जो लंबे समय तक सुख सुख प्रदान करता है, ऐसे भाव को हम क्या बोलते हैं? उपक्षय कहते हैं। तो देखते हैं उपक्षय के पर्याय। यहां से 1 मार्क्स का एमसीक्यू आ सकता है। लाइक कि निम्न में से कौन सा उपक्षय का पर्याय है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षय का पर्याय नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं उपक्षय उपक्षय के पर्याय क्या क्या है। सुख अनुबंध। देखो, आयुर्वेद में रोगों को क्या बोला है? आयुर्वेद में रोग का कोरिलेशन दुख से किया गया है। ठीक है। उन्हें क्या माना गया है? दुख। और दुख की निवृत्ति क्या होती है, मतलब कि रोग की मुक्ति क्या होती है? सुख। ठीक है। और बेसिकली जो उपक्षय है वो हमें क्या करता है? रोग से मुक्त करता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? सुख अनुबंध, सुख व साथ में एंड आरोग्यकर। ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। अनुपक्षय। अनुपक्षय क्या है? अनुपक्षय उपक्षय के लिए प्रयुक्त औषधि यदि व्याधि को बढ़ा देती है तो उसे व्याधि साथ में कहते हैं। मतलब देखो, अगर हमने उपक्षय के लिए कोई औषध प्रयुक्त करी है पर वो रोगों को मुक्त ना करके व्याधि को जो है, रोग को जो है वो बढ़ा रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वो क्या है? व्याधि के साथ में है। ठीक है। और इसी भाव को दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं? अनुपक्षय बोलते हैं। यहां से भी 1 मार्क्स का एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है। 1 मार्कर एमसीक्यू यहां से आ सकता है कि अनुपक्षय के निम्न में से कौन सा अनुपक्षय का पर्याय है, या निम्न में से कौन सा अनुपक्षय का पर्याय नहीं है। तो अनुपक्षय के पर्याय क्या क्या है? असात्मय, दुख वह, दुख अनुबंध और अनारोग्यकर। ठीक है। आगे देखते हैं उपक्षय के भेद। उपक्षय के भेद 18 प्रकार के भेद होते हैं। हम हर एक भेद को विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है। पहले देखते हैं उपक्षय के भेद। हेतु विपरीत। फिर इसे भी ना फर्दर 3 पार्ट में मतलब डिवाइड करा हुआ है। हेतु विपरीत औषध, हेतु विपरीत अन्न, और हेतु विपरीत विहार। व्याधि विपरीत, इसको भी ऐसी, व्याधि विपरीत औषध, व्याधि विपरीत अन्न, और व्याधि विपरीत विहार। ठीक है। देन आता है उभय विपरीत, इसमें भी औषध अन्न विहार। हेतु व्याधि विपरीतकारी अर्थकारी सेम, व्याधि विपरीत अर्थकारी सेम, औषध अन्न विहार, एंड उभय विपरीत औषध अन एंड विहार। ऐसे ऐसे करके हमारे टोटल कितने प्रकार हो जाएंगे? 8 प्रकार। सिंपल है। देखो, टोटल में कितने बताए हैं? 1 2 3 4 5 6, 6। और इसको फर्दर कितने में डिवाइड करा है? औषध अन विहार। टोटल 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए हमारे? टोटल 18 प्रकार के उपक्षय के भेद होते हैं। आपको समझ आया होगा। फिर भी मैंने इसके लिए ना टेबल बनाई है, क्योंकि अगर हम इसे टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे ना विद एग्जांपल्स, तो हमें इजीली समझ आएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन भी ना ऐसे ही आता है कि उपक्षय के भेद और लिखकर उसका उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो उसके लिए ये वाली टेबल है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको इस टेबल को ना एट द टिप
ऑफ योर टंग लर्न करना है, ठीक है, बिल्कुल आपके आपको एक कंठस्थ याद होना चाहिए, ताकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप ये टेबल बना के आए और आपको सीधा 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अब हेतु विपरीत औषध। हेतु विपरीत मतलब कि जो कॉज है, निदान है, उसके विपरीत औषध। देखो, शीत जन्य रोगों में उष्ण उपचार। शीत का अपोजिट क्या होता है? उष्ण। तो शीत जन्य रोगों में क्या करा है हमने? उष्ण उपचार करा है। हेतु विपरीत अन्न, श्रम जन्य विकारों में दराक्ष आदि योग। ऐसी हेतु विपरीत विहार, दिवस स्वप्न जन्य कफ के लिए रात्रि जागरण। जो कफ है मतलब वो किससे बड़ा है? दिवस स्वप्न से बड़ा है, दिन में सोने से बड़ा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? रात्रि में जागरण करेंगे। अब देखते हैं व्याधि विपरीत। अतिसार में पाठा का प्रयोग, अ- अन्न, अतिसार में मसूर का प्रयोग, और रात्रि जागरण में दीवा स्वप्न। जैसे हमने यहाँ पे देखा दीवा स्वप्न में रात्रि जागरण, तो यहाँ पे क्या है? रात्रि जागरण में दीवा स्वप्न। बिल्कुल अपोजिट करना है। ये हमने देखा हेतु विपरीत एंड व्याधि विपरीत। अब हम देखते हैं आगे। सेकेंड। ओके, डन। उभय विपरीत। उभय विपरीत औषध में क्या है? वातिक शोथ में क्या देंगे हम? दशमूल देंगे। कफज ग्रहणी में तक्र का सेवन, एंड कफ तंद्रा में वृक्ष विहार करना है। ठीक है। हेतु विपरीत अर्थकारी, पित्त प्रधान विद्रधि में उष्ण उपनाह। देखो यहाँ पे पित्र, पित्त जो है ना वो ऑलरेडी विद्रधि है उसकी, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? उष्ण उपनाह कर रहे हैं। ठीक है। विद्रधि में विधायी अन्न का सेवन। देखो आपने देखा विद्रधि है और भाई पहले से विधा है, फिर भी हम उसे विधायी अन्न का सेवन करा रहे हैं, तो ये क्या है? हेतु विपरीत अर्थकारी। वातिक उन्माद में क्या करना है? भयत्रास। ये क्या है? हेतु विपरीत अर्थकारी का विहार। व्याधि विपरीत अर्थकारी, छर्दी रोग में मदन फल। ठीक है, ये क्या है? औषध है। अतिसार में दुग्ध का सेवन, और छर्दी में वमन कराना। ठीक है, सर्दी में क्या करना है? वमन कराना है। ऑलरेडी मतलब बढ़ा हुआ है और फिर हम उसमें वमन भी करा रहे हैं, तो ये क्या है? व्याधि विपरीत अर्थकारी। मेनली ना, आप ना जब इसे लर्न करोगे ना, तो ये आपको एक दो बार ये टेबल बना बना के देखोगे ना, तब ये आपको लर्न हो जाएगा। और मेन यहाँ से यही क्वेश्चन आता है, आपको ये टेबल बना के आनी है। उभय विपरीत अर्थकारी, अग्निदग्ध में उष्ण अग्रु का लेप। ऑलरेडी अग्निदग्ध है, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? उष्ण अग्रु का क्या कर रहे हैं? लेप कर रहे हैं। मद्यपान जन्य मदात्य में, मद्यपान जन्य मदात्य में फिर से मद्यपान करा रहे हैं। ये क्या है? इसका आहार है। एंड व्यायाम, मतलब उभय विपरीत अर्थकारी में विहार क्या है? व्यायाम से उत्पन्न उरुस्तम, मतलब एक्सरसाइज और व्यायाम करने से उरुस्तम हुआ है, और उसमें हमें क्या करना है? उसे, ऑलरेडी वो थका हुआ है और उसे हमें उसमें जल में क्या करना है? तैराना है। ठीक है, ये क्या है? उभय विपरीत अर्थकारी विहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड करे हैं जो कि आप बाद में, जो हमारे नोट्स हैं जो कि हमारी एप्पल ऐप पर अपलोडेड हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, वहां से हमारी ऐप को डाउनलोड करें। वहां पर आपको सभी चैप्टर्स के नोट्स नोट्स विद प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? आप में ना एक कॉन्फिडेंस आएगा। हम पढ़ तो लेते हैं, पर जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो आप इसके लिए हमारी ऐप को डाउनलोड करें, वहां से आपको नोट्स और क्वेश्चंस दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपशय का पर्याय नहीं है? तो देखो, सुख अनुबंध, साथ में दुख अनुबंध और आरोग्यकर। तो कौन सा नहीं है? दुख अनुबंध। गुणलिंग व्याधियों की परीक्षा डैश के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? उपशय के द्वारा, अनुपशय के द्वारा, लिंग के द्वारा, या फिर बोध, उपशय और अनुपशय दोनों के द्वारा। तो इसमें हम क्या टिक करेंगे? बोध। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। उपशय की परिभाषा तथा पर्याय बताते हुए भेदों का उदाहरण सहित वर्णन करें। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी 5 मार्क्स में आ सकता है, तो इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, आगे देखते हैं। अध्याय
छह, जिसका नेम है दोष विकृति। क्या है? दोष विकृति। ठीक है, यहां से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? यहां से आएगा 1 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, यहां से एक 1 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है, या फिर 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन। मतलब यहाँ से तीनों टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं हेतु। सबसे पहले हेतु क्या होता है? जिस उपाय से व्याधि का निश्चय किया जाता है, जिस उपाय से व्याधि का निश्चय किया जाता है उसे हेतु कहते हैं। मतलब कि जिसके द्वारा हमें व्याधि का मूल पता चलता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एनी डिजीज। ठीक है, इसकी रूट्स क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं? हेतु। ठीक है, देन आता है हेतु का पर्याय। ठीक है, हेतु का पर्याय। यहां से 1 मार्क का एमसीक्यू बन सकता है। तो हेतु के पर्याय क्या क्या है? निमित्त, निदान, आयतन, प्रत्यय, उत्थान एंड कारण। ठीक है, ये क्या है? हेतु के पर्याय। अब हम देखते हैं हेतु को ही हम क्या बोलते हैं? हेतु को ही हम निदान भी बोलते हैं। अब देखो, निदान जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं व्याधि जनक निदान। ठीक है, वे निदान जिनके द्वारा व्याधि का जन्म होता है। ऐसे निदान जिनके द्वारा व्याधि क्या है? उत्पन्न होती है, जो कि मेन कॉज है किसी भी व्याधि का। ठीक है, जो कि किसी व्याधि के मूल हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? व्याधि जनक निदान। और नेक्स्ट आते हैं व्याधि बोधक निदान, जिनके द्वारा व्याधि का बोध या फिर ज्ञान होता है। मतलब जिनके द्वारा व्याधि का ज्ञान होता है कि वो साध्य है, असाध्य है, और मतलब कैसी व्याधि है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्याधि बोधक निदान। वातज है, पित्तज है, उन्हें हम बोलते हैं व्याधि बोधक निदान। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्याधि जनक निदान। ठीक है, आचार्य चरक ने ना व्याधि जनक 3 निदान बताए हैं, जिसके अंतर्गत आता है असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध एंड काल। हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं असात्म इंद्रियार्थ संयोग। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या होता है? जो ज्ञान इंद्रियां होती है ना, जैसे हमारी चक्षु, घ्राण, ये सब ज्ञान इंद्रियां हैं, इनका अपने विषयों के साथ अतियोग, अयोग, या फिर मिथ्य योग। मतलब जो इंद्रियां है ना, वो अपने विषय को ग्रहण ही नहीं कर पा रही हैं, या तो उनका अयोग हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा ही अतियोग हो रहा है। ठीक है, या फिर मिथ्य योग। तो इसे हम क्या बोलते हैं? असात्म इंद्रियार्थ संयोग। ये भी क्या है? व्याधि जनक कारण है। ठीक है, इससे क्या होता है? व्याधि का जनन होता है। ठीक है, देन आते हैं प्रज्ञा अपराध। प्रकृति विरुद्ध कार्य करना एवं ज्ञान का दुरुपयोग करना प्रज्ञा अपराध कहलाता है। ठीक है, जो हमारी प्रकृति है उसके विरुद्ध कोई भी कार्य करना, या फिर ज्ञान का दुरुपयोग करना। ठीक है, जब मनुष्य की ना बुद्धि, स्मृति और धैर्य है ना, वो जब भ्रष्ट हो जाता है, तब वो क्या करता है? अशुभ कार्य करता है, जिसे कि हम प्रज्ञा अपराध कहते हैं। सेम इसी टाइप से क्या है? काल। काल का हीन योग, मिथ्य योग व अति योग। ठीक है, क्या करता है? रोग की उत्पत्ति करता है। देखो, मान लो वर्षा ऋतु है और उसमें बिल्कुल भी वर्षा नहीं रही हो रही है, तो इससे क्या होगा? जो हमारा डेली लाइफ स्टाइल है, ठीक है, जो हमारा विहार है, उसमें चेंज आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? रोग की उत्पत्ति होगी। तो ये किसके अनुसार था? ये था आचार्य चरक अनुसार। अब हम देखेंगे आचार्य हरीश चंद्र अनुसार। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? सन्निकृष्ट निदान। सन्निकृष्ट निदान मतलब जो कि रोग का सीधा कारण है। ठीक है, मान लो मैंने कुछ ऐसा आहार विहार का सेवन करा जिससे एकदम डायरेक्ट रोग की उत्पत्ति हो गई, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सन्निकृष्ट निदान, या फिर नियरेस्ट कॉज। इसमें ना कोई भी संचय ये नहीं होती, इसमें संचय अवस्था वगैरह नहीं होती, इसमें डायरेक्ट रोग उत्पन्न हो जाता है। देन आता है विपकृष्ट। देन आएगा विपकृष्ट कारण। रोगों की उत्पत्ति में जो सीधा कारण होता है, मतलब कि इसमें क्या होता है? संचय काल के पश्चात रोग उत्पन्न होना विपकृष्ट निदान का निदान होता है। ठीक है, वो क्या बताता है? संचय काल के बाद ना तुरंत रोग उत्पन्न हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? विपकृष्ट कारण। देन आता है व्यभिचार कारण, जो कि क्या है? एक दुर्बल दुर्बल कॉज है, मतलब वीक कॉज है। इसमें क्या होता है? ये ना, इससे कई बार व्याधि उत्पन्न भी हो सकती है,
या फिर व्याधि उत्पन्न नहीं भी हो सकती है। मतलब मैंने कोई ऐसा निदान का सेवन कर लिया है, मान लो मैंने कुछ विरुद्धाहार या फिर कुछ ऐसा खाना पीना खा लिया, कोई कार्य करा जो कि ना लिमिटेड बहुत वीक कॉज है, जिसकी वजह से व्याधि उत्पन्न भी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट आता है प्रधानिक कारण, जिससे शीघ्र व्याधि उत्पन्न होती है, जो शीघ्र व्याधि को उत्पन्न करे, जो कि एकदम इंस्टेंट होता है कि हमने निदान का सेवन करा और फटाक से व्याधि उत्पन्न हो गई, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रधानिक कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अग्नि दुष्टि। ठीक है, एक सेकेंड, हमने क्या देखना है अब? अग्नि दुष्टि। ओके, अग्नि दुष्टि के निदान। अधिक द्रव का सेवन, अगर मान लो हम अधिक द्रव मतलब बहुत ज्यादा ही द्रव का सेवन कर रहे हैं, तो उससे हमारी अग्नि क्या हो जाएगी? दुष्ट हो जाएगी। ठीक है। और शुष्क आहार या फिर केवल शुष्क आहार का सेवन, मतलब शुष्क आहार, रूक्ष आहार का सेवन कर रहे हैं, तो उससे भी हमारी अग्नि की क्या होगी? दुष्टि होगी। वृद्ध भोजन खा रहे हैं, ठीक है, उससे भी अग्नि की दुष्टि होगी। ये भी सेम यही है, अति जलपान या फिर अति द्रव का सेवन, भय, शोक, क्रोध, इन सब कारणों की वजह से क्या होती है? हमारी अग्नि की दुष्टि हो जाती है। या फिर हम कोई वेग का धारण कर रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है? हमारी अग्नि जो है वो दुष्ट हो जाती है। या फिर कोई दीर्घ काल से मनुष्य को कोई रोग है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है? जो हमारी अग्नि है वो क्या होती है? वो दुष्ट हो जाती है। ठीक है, अग्नि जो है वो, उसकी जो है वो दुष्टि हो जाती है। शरीर में ना देखो, शरीर में स्थित अग्नि जो है वो पित्त का एक स्थान है। ठीक है, जो जो किसकी वजह से, मतलब जो हमारा खाना खाया है उसमें उसको पाचन में हेल्प करती है। और क्या करती है? हमारे शरीर की पुष्टि होती है। ऑब्वियसली जो हमने आहार खाया है, जब वो रस में कन्वर्ट होगा, जब उसका पाचन होगा, तभी तो हमारे शरीर की पुष्टि होगी। और मान लो अग्नि की दुष्टि हो जाएगी तो शरीर की पुष्टि ही नहीं होगी। ठीक है, जब अग्नि ढंग से जो हमने आहार का सेवन करा है उसका पाचन नहीं कर पाएगी, तो हमारे शरीर की पुष्टि नहीं होगी ना, हमारे शरीर का पोषण ही नहीं होगा, क्योंकि आहार जो है वो आगे धातुओं का पोषण नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए अग्नि की जो दुष्टि है वो शरीर की पुष्टि को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे अग्नि दुष्टि के भेद। मेनली अग्नि दुष्टि के चार भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? पित्त दुष्टि, कफ दुष्टि, वात दुष्टि, और जो चौथा है वो एक टाइप से दुष्टि नहीं है, वो है सम अग्नि। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आ, सबसे पहले तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि क्या है? अग्नि की एक दुष्टि का ही भेद है। इसमें क्या होता है? जो पित्त है ना, जिस व्यक्ति का जो पित्त है वो प्रकोपित हो गया है, तो उसकी जो अग्नि है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अन्न को शीघ्र पचा देती है। ठीक है, तो उसकी अग्नि कैसी होती है? तीक्ष्ण अग्नि, मतलब वो बहुत कुछ सेवन करा और शीघ्र ही अन्न को पचा देगी। तो ये किसकी वजह से होता है? पित्त की दुष्टि की वजह से। देन आता है मंद अग्नि। मंद अग्नि में क्या होता है? जो अग्नि है वो मंद हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है? कफ की दुष्टि की वजह से होता है। और ये क्या है? सेम, मतलब तीक्ष्ण अग्नि है ना उसके एकदम विपरीत है। इसमें क्या होता है? अगर हम बहुत कम क्वांटिटी में भोजन करते हैं ना, तब भी हमें कैसे लगता है? बहुत भारीपन होता है, श्वास होता है, कास होता है, और ऐसा लगता है बस वॉमिटिंग आने वाली है। ठीक है, देन आता है विषम अग्नि। विषम अग्नि किसकी वजह से होती है? वात दोष की दुष्टि की वजह से। जब क्या होता है? जब वात होता है ना वो अग्नि के स्थान में अभिभूत हो जाता है, तब क्या होता है? विषम अग्नि होती है। ठीक है, इसमें क्या लगता है? इसमें ना जो व्यक्ति है ना उसे कभी कभी शूल होता है। ठीक है, अतिसार होता है, और अगर मान लो उसका मोशंस भी पास हो रहे हैं ना तो विद पेन पास होता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? वात की दुष्टि की वजह से होता है। देन लास्ट इज सम अग्नि। ठीक है, जिन व्यक्तियों में तीनों दोष सम होते हैं, प्रकृति मतलब प्रकृत होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सम अग्नि कहते हैं। ठीक है, और सम अग्नि क्या है? ये क्या करती है? अन्न का बहुत ही अच्छी तरीके से पाक करती है। ये 5 मार्क्स में आ सकता है। अग्नि दुष्टि के प्रकार का वर्णन करें, और फिर आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना होगा जैसे मैंने बताया है। होप आप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। और
अगर नहीं भी आता है तो वीडियो को बार बार देखिए, और जो हमारे नोट्स हैं इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहें, ठीक है। अब हम देखते हैं वात पित्त और कफ से मतलब दोष वृद्धि क्षय और दुष्ट कर्म, ठीक है। आगे बढ़े। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना तो वो आप कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये समझ नहीं आया या फिर ये कैसे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वात। वात क्षय में क्या, अगर वात का क्षय होता है तो हम क्या लक्षण देते हैं, देखते हैं। शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं की मंदता हो जाती है, ठीक है। प्रसन्नता का अभाव होता है, ज्ञान की कमी होती है, और मोह होता है। और अगर वात की वृद्धि होगी, ठीक है, वात की वृद्धि है तो क्या, रात्रि जागरण, अगर किसी का वात की वृद्धि है तो रात्रि जागरण करेगा, ठीक है। धातुओं में भी क्षीणता हो जाएगी, कंप होगा, हर्ष होगा, भेद होगा, और शूल भी होगा, ठीक है। सेम अगर पित्त क्षय है तो शरीर में उष्णता की कमी होगी। उष्ण मेनली उष्णता जो है वो पित्त की वजह से होती है। अग्नि जो है वो मंद अग्नि हो जाएगी, पित्त की कमी है। अविपाक हो जाएगा, अरोचक होगा, ठीक है। और वहीं अगर पित्त की विद्रधि है, वृद्धि है, सॉरी नॉट वृद्धि, इट्स वृद्धि। अगर पित्त बढ़ गया है तो क्या होगा, निंद्रा अल्पता होगी, मतलब कि नींद कम आएगी, बल की हानि होगी। और अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो मेन क्या होगा, क्रोध आएगा, ग्लानि होगी, ठीक है। देन आते हैं कफ। अगर कफ का क्षय होगा तो क्या होगा, अंतर्दाह होगा, तृष्णा, भ्रम, तोद। मेनली पता है क्या है, ये ना आपको लर्न करने हैं बस, ठीक है। कफ की वृद्धि होगी तो क्या होगा, अवसाद होगा, मूर्छा, ह्लास, अग्निसाद। ये आपको ना बस थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं कफ की क्षय और वृद्धि पे, ठीक है। ये ना आपका ही काम है मेन इन्हें लर्न करना। देन आते हैं आगे। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये कुछ नया टॉपिक है एनसीआईएसएम के सिलेबस में। परिधावमान दोष। आचार्य चरक एवं वाग्भट ने दोषों के संचय, प्रकोप एवं प्रशमन, इन 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है, ठीक है। आचार्य चरक और वाग्भट ने ना 3 अवस्था का वर्णन किया है, संचय, प्रकोप, प्रशमन। और आचार्य सुश्रुत ने क्या ऐड करा है आगे, संचय, प्रकोप, प्रशमन, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त, भेद, ठीक है। समझ गए। ये किसने ऐड करा है, आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है। पर आचार्य चरक और वाग्भट ने ये 3 ही अवस्थाएं मानी है, ठीक है। संप्राप्ति की श्रृंखला में दोषों की प्रथम तीन तीन अवस्थाओं को ही परिधावमान दोष कहते हैं, ठीक है। जो ये दोषों की जो ये प्रथम 3 अवस्थाएं होती है ना, संचय, प्रकोप और प्रसर, ठीक है, ये 3, इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को परिधावमान दोष कहते हैं, ठीक है। यहां से ऐसा क्वेश्चन आएगा, परिधावमान दोष को परिभाषित करते हुए दोष की अवस्थाएं लिखिए। तो ये आ जाएगा संचय, प्रकोप और प्रसर अवस्था। और आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि आपने षटक्रिया काल में पढ़ा है कि संचय में क्या होता है, दोषों का संचय होता है और ये प्रथम अवस्था होती है। और प्रकोप में क्या होता है, दोष अपने जो है वो प्रकोपित हो जाते हैं, दोष बढ़ जाते हैं अपने स्थान पर, तो हम उसे प्रकोप अवस्था कहते हैं। एंड व्हाट इज प्रसर अवस्था, प्रसव अवस्था में क्या होता है, जब दोष जिस प्रकार, जो दूध है अगर उसमें अत्यधिक उबाल आ जाता है तो वो क्या करता है, चलने लगता है ना, बाहर निकलने लगता है बर्तन से। सेम उसी प्रकार जब हमारे शरीर में ना दोष प्रकोप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो भी क्या करने लगते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसर करने लगते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रसर अवस्था कहते हैं, ठीक है। होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नित्य संश्लेषित दोष या फिर लीन दोष। जो दोष गुप्त रूप से धातुओं, दो धातुओं के बीच एक देश में स्थित होते हैं तथा जो संशोधन एवं संशमन द्वारा प्रशमित ना हो सके, उन्हें लीन दोष कहते हैं। मेनली ये दोष क्या है, ये ना हमारी बॉडी में क्या कर रहे होते हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं, समझ रहे हो। ये क्या करते हैं, गुप्त रूप से या तो धातुओं में छुपे रहते हैं भाई, या तो ये ना दो धातुओं के बीच में छुपे रहते हैं, या फिर एक दोष में स्थित होते हैं। और ये इतने मतलब ढीठ होते हैं ना
हम इनका संशोधन कर दें या संशमन कर दें, तब भी ये ना प्रशमन नहीं होता इनका, मतलब ये ना खत्म नहीं होते। तो ऐसे दोषों को हम क्या बोलते हैं? लीन दोष। ठीक है। तो एक फनी वे में हम इसे ढीठ दोष, लीन दोष भी बोल सकते हैं। ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यहाँ से 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा इन टॉपिक से। आशय प्रकर्ष। ठीक है। वृद्ध हुई वायु द्वारा अपने स्थान पर स्थित सम दोष को खींचकर अन्य स्थान पर ले जाना आशय प्रकर्ष कहलाता है। आशय प्रकर्ष कहलाता है क्या? जो वायु है, बढ़ी हुई वायु क्या करती है? जो सम दोष होते हैं ना, उनको उनके स्थान से खींचकर कहीं और ले जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आशय प्रकर्ष। आशय मतलब मेनली जो उसका स्थान था, उससे क्या हुआ है? प्रकर्ष होके वो कहीं और पहुंच गई है। आशय प्रकर्ष की स्थिति में प्रकुपित वायु कारण होती है और लक्षण किसी अन्य दोष के प्रकट होते हैं। मतलब क्या होता है देखो, मैं इसमें ना कॉज तो वायु होती है, कॉज तो वात होता है, लेकिन लक्षण किसके आ सकते हैं? पित्त के आ जाते हैं, कफ के आ जाते हैं। तो क्या होता है इसमें ना, चिकित्सा करने में क्या है, डिफिकल्टी होती है। क्योंकि देखो, हम क्या करते हैं, अगर मुझे कफ के लक्षण दिख रहे हैं तो हम कफ की चिकित्सा करते हैं ना भाई। पर इसमें क्या है, वात के लक्षण, मतलब कारण तो वात है पर लक्षण किसी और देश दोष के दिख रहे हैं, तो हमें चिकित्सा तो वात की करनी होगी। तो इसमें क्या होती है, डिफिकल्टी आती है चिकित्सा करने में। मिल आपको ये याद रखना है आश्चर्य प्रकर्ष क्या होता है। ठीक है। और यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। देन आता है आवरण। ये हमने चरक में भी पढ़ा है, आवरण। आपने भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है। आवरण शब्द का आवरण शब्द का अर्थ होता है अवरोध। ठीक है, पता ही चल रहा है नाम से। या फिर रुकावट। ठीक है। प्रकोपित हुए दोष के द्वारा या वाद के किसी भेद के द्वारा अन्य किसी विशिष्ट वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर उसकी स्वाभाविक क्रिया का ह्रास करना, उस दोष द्वारा वायु का आवरण कहा जाता है। मेनली जो आवरण होता है ना, वो वात के द्वारा ही होता है या फिर वात के किसी भी भेद के द्वारा होता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, अवरोध करके किसी अन्य दोष के या फिर किसी विशेष स्थान पर अवरोध करके उसकी स्वाभाविक जो क्रिया है ना, उसे कम कर देता है, ये बिल्कुल ही खत्म कर देता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आवरण कहते हैं। आचार्य चरक ने 20 प्रकार के आवरण का वर्णन करा है। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि आचार्य चरक ने कितने प्रकार के आवरण का वर्णन किया है। तो देखो, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। निम्न में से कौन सा हेतु का पर्याय नहीं है? ठीक है। कौन सा नहीं है? काल। आचार्य चरक ने, अभी बताया था ना, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आचार्य चरक ने आवरण के कितने प्रकार बताए हैं? कितने बताए हैं? 20। ठीक है। और क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस चैप्टर से, देखते हैं। देखो, आशय प्रकाश का वर्णन करें, 5 मार्क्स। आवरण का वर्णन करें, 5 मार्क्स। या फिर इन दोनों को मिला के भी 5 मार्क्स में आ सकता है। देन आता है अग्नि दृष्टि के निदान तथा भेद का वर्णन करें। ठीक है, ये हमने कर लिया, इजी। निदान की परिभाषा, पर्याय तथा प्रकार बताते हुए व्याधि जनक निदान का वर्णन करें। तो अभी हमने इसमें पढ़ा था ना, आचार्य चरक के अनुसार और आचार्य हरिश्चंद्र के अनुसार। तो आपको दोनों का वर्णन करना है। एंड परिधावमान दोष का वर्णन करें। ठीक है। ये भी 5 मार्क्स में आ सकता है। ये भी आया नहीं है पर आ सकता है क्योंकि ये कुछ नया है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 7, दोष गति एवं रोग मार्ग। दोष गति एवं रोग मार्ग। ठीक है। तो देखो, यहां से क्या आएगा, यहां से भी एक एमसीक्यू आ सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। गतियों के द्वारा दोष की विशिष्ट अवस्थाओं का ज्ञान होता है, जिससे रोग के निदान एवं चिकित्सा में सहायता मिलती है। ठीक है। अगर मान लो कोई भी दोष है, उसकी गति से हमें क्या पता चलता है? मेनली उसकी अवस्था का ज्ञान होता है। मान लो अगर दोष रुका हुआ है तो मैं मानूंगी संचय अवस्था है। ठीक है। प्रसर कर रहा है तो प्रसर अवस्था है। ठीक है। और इससे क्या होता है, रोगों के निदान का और चिकित्सा में भी सहायता मिलती है। अगर मान लो
दोष की कोई गति नहीं है, संचय अवस्था ही है, तो उसी पे हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है। क्षीण दोष को बढ़ाकर वृद्ध दोष का निहरण कर एवं कुपित दोष को प्रशमन कर चिकित्सा करनी चाहिए। ये अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि अगर कोई बढ़ा हुआ दोष है तो उसे कम कर दो, कोई क्षीण दोष है तो उसे बढ़ा दो, और जो कुपित दोष है उसका वहीं पर शमन करके हमें क्या करनी चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं दोषों की गति। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दोषों की दिशा अनुसार गति देखेंगे। ठीक है। दिशा अनुसार दोषों की तीन गतियां होती हैं, ऊर्ध्व गति, अधः गति एंड लास्ट इज त्रियक गति। ऊर्ध्व गति, इसमें दोष की गति ऊर्ध्व होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, दोष की गति जो है वो ऊर्ध्व होती है। इस गति, इस प्रकार की गति ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों में, शिरो विकारों में और स्थानिक व्याधियों, ठीक है, जैसे कि मान लो ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो उसमें दोष की गति कैसी होगी, मान लो ये ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो उसमें दोषों की गति ऊर्ध्व होगी। ठीक है। और ऊर्ध्व अम्लपित्त है, ऊर्ध्व छर्दी रोग है, इन सब में क्या है, ऊर्ध्व गति पाई जाती है। देन आता है ऊर्ध्व अधः रक्तपित्त, इसमें दोष की गति अधोमार्ग की ओर होती है। ठीक है, इसमें क्या है, दोष की जो गति है वो अधोमार्ग की तरफ होगी। ठीक है। अधो अम्ल पित्त है, इसमें भी क्या होगी, दोष की गति नीचे की तरफ होगी। तो ये क्या है, दिशा अनुसार गति। किसके अनुसार, दिशा के अनुसार गति। आपको समझ आ गया, ऊर्ध्व रक्त पित्त है तो उसमें गति कैसी होगी, ऊर्ध्व। ठीक है। और अधो रक्त पित्त है उसमें गति कैसी होगी, अधो। एंड लास्ट इज त्रियक गति, इसमें दोषों की गति सर्वत्र होती है, मतलब इसमें कहीं भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। ठीक है, कहीं भी हो सकती है, एनी वेयर। ठीक है। तो ये क्या होगी, दोषों की गति दिशा अनुसार होगी। आगे देखते हैं। अवस्था के आधार पर गति। ठीक है। अवस्था के आधार पर गति कितनी होती है, एक सेकेंड, अवस्था के आधार पर तीन गतियां होती हैं। कौन सी गति, वृद्धि गति, क्षय गति एंड स्थान गति। सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि गति। ठीक है, वृद्धि गति क्या होती है, ये दो प्रकार की होती है, जैसे कि क्षय वृद्धि और प्रकोप वृद्धि। क्षय वृद्धि क्या है, ये है मात्रात्मक वृद्धि। इसमें क्या होता है, स्वस्थान पर बढ़ते हुए दोष, ठीक है, दूसरे को दूषित ना करना, मतलब अपने ही स्थान पर बढ़े हुए दोष जो है वो दूसरे को दूषित नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, चय वृद्धि है, और ये क्या है, एक मात्रात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, चय वृद्धि में जो है दोष जो है वो स्वस्थान पर ही वृद्धि करते हैं। एंड देन आती है प्रकोप वृद्धि, इसमें दोषों का मात्रात्मक मतलब कि क्वालिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव एंड गुणात्मक, क्वालिटेटिव दोनों परिवर्तन आते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, दोष जो है ना वो अपने स्थान पर बाहर जाकर अन्य धातु मल सबको दूषित करते हैं, और उन सब की भी मतलब उनमें भी क्या होती है, दोष की वृद्धि होती है। ये क्या है, चय तो अपने स्थान पर है, और ये क्या है, अपने स्थान से बाहर निकलकर। देन आती है क्षय गति। क्षय गति क्या है, दोषों का अपने प्रमाण से कम होना। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्षय गति। ये बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होती है। देन आती है स्थान गति। स्थान गति में क्या होता है, दोषों का अपने स्थान पर साम्य अवस्था में रहना स्थान गति कहलाता है। ठीक है, होप आप सभी को ये समझ आ रहा होगा। एंड लास्ट हम ये देखेंगे त्रिविध रोग मार्ग। ठीक है, रोगों के कितने मार्ग होते हैं, तीन मार्ग होते हैं, त्रिविध रोग मार्ग। ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम क्या कहते हैं, कोष्ठ गति भी कहते हैं, या फिर आभ्यंतर रोग मार्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं, आभ्यंतर रोग मार्ग भी बोलते हैं, या फिर कोष्ठ गति कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोष्ठ में 15 अंग होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में रचना शरीर में कोष्ठांग। ठीक है, जिसमें 15 अंग होते हैं। ठीक है। इनमें प्रकोपित दोष, इनमें प्रकोपित दोषों की होने वाली गति को हम क्या बोलते हैं, कोष्ठ गति। अगर कोष्ठांग में प्रकोपित दोषों की गति होती है तो हम इसे बोलते हैं कोष्ठ गति, और इसे ही हम आभ्यंतर रोग मार्ग भी कहते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, आभ्यंतर रोग मार्ग कहते हैं। ठीक है। देन आती है शाखा गति। शाखा गति या फिर बाह्य रोग मार्ग। शाखा शब्द का ग्रहण
रक्त आदि धातुओं एवं त्वचा के लिए किया गया है। ठीक है। अगर मान लो रक्त आदि, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये भी हमारी जो धातुएं हैं, और त्वचा, अगर इनमें प्रकोपित दोष की गति होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं? शाखा गति। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? बाह्य रोग मार्ग भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, त्रिविध रोग मार्ग का वर्णन कीजिए। तो आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ बस यही लिखना है और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। जो एग्जामिनर होता है ना, वो क्वांटिटी नहीं देखता है, वो ना क्वालिटी देखता है कि आपने क्या लिखा है। वर्ड्स डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपने कितना प्रोडक्टिव लिखा है, उसे जो चाहिए वो आपने लिखा है या नहीं। ठीक है। मर्म संधि गति या फिर मध्यम रोग मार्ग। देखो, बस्ती, हृदय, मूर्धा आदि में प्रकोपित दोष, जो भी हमारे मर्म हैं, इनमें प्रकोपित दोषों में होने वाले जो रोग हैं, उसे क्या बोलते हैं? मध्यम रोग मार्ग कहते हैं। ठीक है। अगर मर्म में कोई प्रकोपित दोष से मर्म में कोई रोग होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? मध्यम रोग मार्ग। ठीक है। समझ आया? जैसे कि अपतानक हो सकता है, या फिर पक्षबंध हो सकता है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मर्म संधिगत गति या फिर मध्यम रोग मार्ग। ठीक है। देन आते हैं हम, दोषों का कोष्ठ से शाखा में गमन। दोषों का कोष्ठ से शाखा में गमन। देखो, इसमें हम क्या देखेंगे? एक सेकेंड। ओके, डन। दोष क्या है? दोष जो है ना वो हमारे कोष्ठ में है। ठीक है। और वो कहाँ जा रहे हैं? शाखा में। ये तो हमें यहाँ देखकर ही पता चल रहा है। दोषों का गमन का हो रहा है, कोष्ठ से शाखा में हो रहा है। आचार्य चरक ने बताया कि अगर ना हम अति व्यायाम करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा व्यायाम कर रहे हैं, अति उष्ण आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, अहितकर आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? जो कोष्ठ में जो दोष है ना, वो कोष्ठ से शाखाओं में गमन करते हैं और वहीं पर स्थित हो जाते हैं। मतलब शाखा में स्थित होकर क्या करते हैं? रोग की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं? रोग की उत्पत्ति करते हैं। और सेम इसके मतलब दूसरा क्या है? दोषों का शाखा से कोष्ठ में गमन। इसमें क्या होता है? जैसे मान लो हम ना, ये इस प्रकार की दोष गति केवल संशोधन उपकर्मों के द्वारा ही संभव है। समझ रहे हो? ये कोस्ट से शाखा में तो व्यायाम इन सब की वजह से जा रहा है, लेकिन शाखा में से कोस्ट में दोषों को लाया जाता है किसके द्वारा? संशोधन के द्वारा। आपने देखा है पंचकर्म में हम पूर्व कर्म करते हैं, वो हम क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे दोष हैं वो शाखाओं से कोष्ठ में आ जाएं और कोष्ठ से उन्हें हम बाहर निकाल दें। ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? इसमें ये हम कैसे करते हैं? मल की वृद्धि करने से। तो इसके लिए हम क्या प्लान करते हैं? विरेचन। दोष एवं मलों को सम्यक पाक करने से। तो इसमें हम क्या देखते हैं? दीपन पाचन करते हैं, जिसकी वजह से दोष क्या है? शाखाओं से कोष्ठ में आ जाते हैं। ठीक है। और कोष्ठ से क्या करते हैं? हम दोष को शरीर के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। इस प्रकार से दोषों की कोष्ठ से शाखा और शाखा से कोष्ठ में गमन होता है। देखते हैं यहां से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ओके। हृदय रोग किस मार्ग की व्याधि है? बताओ। हृदय रोग किस मार्ग मार्ग की व्याधि है? हृदय। हृदय क्या है? मर्म। ठीक है। ठीक है, मर्म है। मर्म किस में आता है? मध्यम रोग मार्ग में। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? मध्यम। ठीक है। आपको ना थोड़ा ऐसे घुमावदार क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है। और बाकी बहुत इजी है रोग निदान। ठीक है, बस आपको टाइम देना होगा और उसके लिए आपको नोट्स को और वीडियोस को बार बार रिवाइज करना होगा। ठीक है। आचार्य चरक ने रोग मार्ग की कितनी संख्या बताई है? कितने रोग मार्ग बताए हैं? 3। बाह्य, आभ्यंतर, एंड लास्ट इज मर्म संधिगत। दिशानुसार दोष गति का वर्णन करें, ये आ सकता है 5 मार्क्स में। एंड त्रिविध मार्ग किस में आ सकता है? 10 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है। एंड आर लास्ट चैप्टर,
इज श्रोतोदुष्टि। यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक एमसीक्यू आता है, एक 5 मार्कर क्वेश्चन आता है एंड एक 10 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। मतलब ये क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू आ सकते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज श्रोतस। ठीक है, जो श्रोतस है वो होता क्या है। ठीक है, तो देखो, तृणवात श्रोतांसी, आकाश में अवयव को श्रोतस कहते हैं। आकाश नहीं, अवकाश, अवकाश में अवयव को स्रोतस कहते हैं। अर्थात वे संरचनाएं जो पदार्थ का श्रवण मतलब सिक्रीशन करती हैं तथा उनका संवहन मतलब जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन और सिक्रीशन में हेल्प करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्रोतस कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्रोतस कहते हैं। आपको ये श्लोक याद करना है, बहुत छोटा सा श्लोक है, ये आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इससे ना आपके एग्जामिनर पे मतलब काफी इफेक्ट पड़ता है कि हाँ बच्चे ने श्लोक भी लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा है, इसे आप इजीली लर्न कर सकते हैं। अब हम देखते हैं श्रोतस के पर्याय। श्रोतस के पर्याय होते हैं श्रोतस, सिरा, धमनी, नाड़ी एंड मार्ग। ठीक है, श्रोतस कितने प्रकार के होते हैं, दो, बहिर्मुख स्रोतस एंड अंतर्मुख स्रोतस। इन्हें भी फर्दर मतलब डिवाइड करा गया है। वैसे मेनली स्रोतस दो प्रकार के होते हैं, बहिर्मुख स्रोतस एंड अंतर्मुख स्रोतस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहिर्मुख स्रोतस। ठीक है, आचार्य चरक ने बहिर्मुख स्रोतस को क्या बोला है, मलायन भी कहा है। ठीक है, यहाँ से ना 1 मार्क का एमसीक्यू मतलब फिल इन द ब्लैंक टाइप आ सकता है। आचार्य चरक ने बहिर्मुख स्रोतस को क्या कहा है, या फिर मलायन किसे कहा है, तो आपको ये याद रखना है कि बहिर्मुख स्रोतस को ही मलायन भी कहते हैं। ठीक है, अब मेल्स में बहिर्मुख स्रोतस कितने हैं, 9, एंड फीमेल्स में बहिर्मुख स्रोतस कितने हैं, 12। तो देखते हैं मेल्स में क्या है। मेल्स में मतलब फीमेल्स में ना ये 9 तो है ही है, और इन्होंने एक्स्ट्रा 3 माने हैं। तो हम देखते हैं, देखो सबसे पहले मेल्स में क्या है, 2 नासा, एक मुख। सबसे पहले ना हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जत्रुवत से। देखो, 2 नासा, एक मुख, 2 कर्ण एंड 2 नेत्र। फिर उसके बाद क्या है, एक मूत्र निष्कासन स्रोतस और एक गुद। ये किस में है, ये मेल्स में है, इजी। देन हम आते हैं फीमेल्स में। फीमेल्स में ये 9 तो बताए गए हैं, उसके अलावा 2 स्तन और एक अपत्यपथ। ठीक है, समझ गए, जहां से बेबी होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपत्यपथ। जहां से एक माता गर्भ को जन्म देती है उसे हम बोलते हैं अपत्यपथ। होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। और हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें ताकि आपको इजीली नोट्स अवेलेबल हो जाएं, क्योंकि आपको ना नोट्स को बार बार रिवाइज करना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अंतर्मुख स्रोतस। अंतर्मुख स्रोतस में क्या है, आचार्य सुश्रुत ने इन्हें योगवाही कहा है। ठीक है, आचार्य चरक ने उन्हें मलवाही कहा था, मलायन कहा था, और आचार्य सुश्रुत ने अंतर्मुख स्रोतस को योगवाही कहा है। सेम यहां से भी 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू टाइप। ठीक है, देखो, आचार्य चरक ने 13 अंतर्मुख स्रोतस माने हैं और आचार्य सुश्रुत ने 11। ठीक है, तो मैं अब आपको ये इजी वे में याद कराऊंगी, पर आपको उसके लिए ना एक बार ढंग से सुनना होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। देखो, आचार्य चरक ने क्या माना है, प्राण उदक अन्न। इजी, प्राण उदक अन्न, दोनों ने प्राण उदक अन्न माने हैं। इन्होंने 7 धातुएं मानी है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। इन्होंने 5 धातु मानी है, रस रक्त मांस मेद शुक्र। इन्होंने अस्थि और मज्जा नहीं माना है। ठीक है, इन्होंने 3 मल माने हैं, मूत्र पुरीश एंड स्वेद। और इन्होंने 2 मल माने हैं, मूत्र और पुरीश। और इन्होंने श्वेत की जगह पे क्या माना है, आर्तव माना है। तो आपको ना मेनली ये याद रखना है कि आचार्य सुश्रुत ने क्या क्या नहीं माना है। ठीक है, ये टेबल आपको लर्न करनी है। बेसिकली ना ये पूरा चैप्टर मैंने टेब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करा है, क्योंकि हम ना टेबल की फॉर्म में बहुत इजीली पढ़ सकते हैं और वो इजीली याद भी रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्रोतस का स्थान।
ये मैं आपको एक बार समझाऊंगी, पर ये आपको लर्न ही करना है, ये लर्न करने का टॉपिक है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पूरी टेबल भी आ सकती है बनाने को, या फिर आपसे शॉर्ट एमसीक्यू में पूछ सकता है कि प्राणवय स्रोतस का स्थान क्या है, और फिर एमसीक्यू में दे देगा तालु। ठीक है, और जो मतलब ऑप्शन दे देगा, फिर आपको जो भी राइट है उस पर टिक करना होगा। तो देखो, प्राणवय स्रोतस, प्राणवय स्रोतस, एक सेकेंड। ओके, डन। प्राणवय स्रोतस का मूल स्थान क्या है? हृदय व रस व धमनियां। किसने मानी है? आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य चरक ने क्या माना है? हृदय व महास्रोतस। उदक वह स्रोतस तालु और क्लोम, और इन्होंने क्या माना है? तालु और क्लोम। अन्वय स्रोतस इन्होंने माना है आमाशय व अन्वय धमनी, इन्होंने आमाशय व पार्श्व। रसवय स्रोतस हृदय व रस व धमनियां। ठीक है, हृदय व 10 धमनियां। तो देखो, अब यहां से ये आ सकता है हृदय और धमनियां आचार्य सुश्रुत ने किसका स्थान माना है? तो उसमें आएगा प्राणवय, रसवय, या फिर बोध, या फिर उदकवय। तो आपको किस पे टिक करना है? बोध पे। ठीक है, इस टाइप के ना एमसीक्यू थोड़े टिपिकल होते हैं। ये ना बेसिकली रैंक के लिए होते हैं बच्चों की ना, जो एग्जाम में मतलब टॉपर्स इन्हीं टाइप के एमसीक्यू से चूज करे जाते हैं। ठीक है, अब आता है रक्त वह स्रोतस। इसका क्या मूल है? यकृत, प्लिया, रक्त वह धमनी। और इसमें क्या है? यकृत और प्लिया। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। मांस वह स्रोतस स्नायु, त्वचा, रक्त वाहिनी, और इन्होंने क्या माना है? स्नायु वह त्वचा। मेद वह स्रोतस का क्या स्थान माना है इन्होंने? वक्र और कटी, इन्होंने क्या माना है? वक और वपावहन। अस्थि वह तो आचार्य चरक ने माना ही, सॉरी, आचार्य सुश्रुत ने माना ही नहीं है। और इन्होंने मज्जा वह भी नहीं माना है। ठीक है, और इन्होंने क्या है? आचार्य चरक ने मेद और जघन माना है, और अस्थि वह संधियां माना है। ठीक है, देन देखते हैं शुक्र वह। शुक्र वह स्रोतस का मूल स्थान क्या है? वृषण वह स्तन, और इन्होंने क्या माना है? वृषण और शोफ। ठीक है, मूत्र वह, मूत्र व स्रोतस का स्थान क्या माना है? बस्ती व मेड, और आचार्य चरक ने बस्ती व वंक्षण। आचार्य सुश्रुत ने पुरुष व का पक्वाशय व गुद, और इन्होंने पक्वाशय व स्थूल गुद। स्वेद वह, इन्होंने स्वेद वह स्रोतस माना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने श्वेत वह की जगह क्या माना है? आर्तव, जिसका मूल स्थान क्या है? गर्भाशय व आर्तवाही धमनियां। और आचार्य चरक ने क्या माना है? आचार्य चरक ने श्वेत वह का स्थान माना है मेद व रोमकूप, और इन्होंने आर्तव व स्रोतस नहीं माना है। ठीक है, मेनली ना आपको इसमें सिर्फ याद करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे लर्न करते हैं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बार बार इस टेबल को बनाकर देखेंगे, तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन खुद मेरे एग्जाम में आया था जब मैं सेकेंड ईयर के एग्जाम दे रही थी, तब ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्रोतोदुष्टि के सामान्य हेतु एंड लक्षण दोनों ना मिक्स करके आते हैं 10 मार्क्स में। ठीक है, तो देखो, श्रोतोदृष्टि के सामान्य हेतु, तो उसमें क्या है? दुष्टिकारक आहार और दुष्टिकारक विहार। ये इसमें भी क्या फर्दर डिवाइड होगा? दोष वर्धक, ऐसे आहार जो दोष का वर्धन करें, और धातु विमुण कारक आहार, जो धातु को विमुण करें। समझ रहे हो? तो धातु का मेनली क्या करते हैं? क्षय करते हैं, उसको भी दुष्ट करते हैं। ठीक है, जो उसमें विगुणता उत्पन्न करते हैं, ऐसे आहार का सेवन। सेम दोषवर्धक विहार, ऐसे विहार का सेवन जो दोष का वर्धन करें, और धातु में भी विगुणता उत्पन्न करें, ऐसे विहार। यहाँ पे ना आहार की जगह आएगा विहार। ओके, ठीक है। श्रोतोदुष्टि का कारण मेन क्या है? आहार और विहार का वर्णन करा गया है, जिसमें क्या है? दोषों की दुष्टि होती है। ठीक है, किसकी वजह से होती है? तो दोषवर्धक आहार के सेवन से, या फिर दोषवर्धक विहार के सेवन से। और उन्हीं की वजह से क्या होता है? धातु में भी विगुणता उत्पन्न होती है। ठीक है, और जो आहार और विहार हैं, ये दोनों क्या बनते हैं? श्रोतोदुष्टि का मूल कारण बनते हैं। ठीक है, होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं श्रोतोदुष्टि के सामान्य लक्षण। ठीक है,
ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब आप यहाँ पे जितने स्टार्स लगा सकते हैं ना लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है, श्रोतो दृष्टि के सामान्य निदान का वर्णन करते हुए उसके लक्षणों का भी वर्णन करें। ठीक है, और ये आपको चरक में भी देखने के लिए मिलता है। तो इसके मेनली क्या है, चार लक्षण है, अति प्रवृत्ति, संग, सिरा ग्रंथि एंड विमार्गमन। अति प्रवृत्ति, दोषों या मलों की अधिक प्रमाण में प्रवृत्ति। ठीक है, दोष या मल की अधिक प्रमाण में प्रवृत्ति, समझ रहे हो, वो अपना जो प्रमाण है, ठीक है, उससे अधिक मात्रा में अगर दोष और मल बाहर निकल रहे हैं शरीर से तो उसे हम क्या बोलते हैं, अति प्रवृत्ति। स्रोतस से धातुओं तथा उपधातुओं अथवा मलों का अधिक मात्रा में प्रवृत्ति होना अति प्रवृत्ति कहलाती है। जैसे कि प्रमेय में मूत्र व स्रोतस से मूत्र का अधिक मात्रा में निकलना। ठीक है, अतिसार में क्या है, अतिसार में अति मात्रा में मल का निकलना। ठीक है, रक्त पित्त में अधिक अधिक मात्रा में ऊर्ध्व या फिर अधो मार्ग से रक्त का निकलना, ये क्या है, दोषों की क्या है, अति प्रवृत्ति। समझ रहे हो, अधिक मात्रा में जब निकलते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, अति प्रवृत्ति। आगे बढ़ते हैं, संग। संग में क्या होता है, अर्थात स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होता, स्रोतो दृष्टि के द्वारा स्रोतस में धातु अथवा उपधातु अथवा मलों की अल्प प्रवृत्ति होना। संग में बेसिकली क्या होता है, इसमें ना अवरोध होता है। ठीक है, अवरोध होने की वजह से क्या होता है, धातु, उपधातु, मल जो है उनकी अल्प प्रवृत्ति हो जाती है। उनकी क्या होती है, या तो अप्रवृत्ति हो जाती है या तो वो निकलते ही नहीं है, और निकलते हैं तो अल्प प्रवृत्ति में निकलते हैं। जैसे मूत्र कृच में अल्प मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति, मूत्र कृच में क्या होता है, या तो मूत्र अल्प मात्रा में निकलता है और निकलता है तो विद पेन निकलता है, तो ये क्या है, संग। ठीक है, देन आते हैं सिरा ग्रंथि, सिराओं में ग्रंथि बनना। ठीक है, सिरा ग्रंथि फूल जाती है, सिराओं में रक्त का प्रभाव वायु के बिना नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है, सिराएं जो हैं वो फूल जाती हैं, उनमें ग्रंथि बन जाती हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वायु के प्रवाह के बिना जो है, मतलब वायु के बिना जो है सिराओं में रक्त का भी प्रवाह नहीं हो सकता, और जब सिरा फूल जाएंगी उनमें ग्रंथि बन जाएगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, वेरिकोज वेन। ठीक है, वेरिकोज वेन हो सकता है। ठीक है, ये हम आचार्य सुश्रुत ने बनाया है, बताया है वेरिकोज वेन। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, सिरा ग्रंथि की वजह से होता है। ठीक है, एंड लास्ट इज विमार्ग गमन, धातु अथवा मल का स्वमार्ग से अन्य मार्ग में गमन होना, उसे हम क्या बोलते हैं, विमार्गन। मतलब जो धातु और मल के अपने मार्ग है ना, वो उनमें ना गमन करके किसी अन्य मार्ग में गमन करे तो हम उसे क्या बोलते हैं, विमार्ग गमन। वो क्या करते हैं, स्वमार्ग की मर्यादा को त्याग कर अन्य मार्ग में गमन करते हैं। मतलब जो खुद की उनकी रेखा है, जो उनकी खुद की लक्ष्मण रेखा है, उसे त्याग कर किसी दूसरे के एरिया में जाके, समझ रहे हो, किसी दूसरे के मार्ग में घुसना विमार्गमन कहलाता है। जैसे मान लो पुरीश का मूत्र मार्ग में गमन होना, जो पुरीश है वो मूत्र मार्ग में गमन करती है। ठीक है, अब देखो जलोदर में ना, जलोदर में क्या होता है, जलोदर में स्वमार्ग त्याग कर उदर गुहा में जल का संचय होना। ठीक है, तो ये क्या है, विमार्गमन का ही उदाहरण है। ठीक है, अब एक बार हम देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कि यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। स्त्रियों में बहिर्मुख स्रोतस की संख्या कितनी है, स्त्रियों में बहिर्मुख स्रोतस की संख्या बताइए, 12। श्रोतो दृष्टि के कितने लक्षण होते हैं, 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से इस टाइप का एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, और बाकी थोड़े से और प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने, वो आप एक बार देख लीजिए। और सिर्फ देखना ही नहीं है, इनकी प्रैक्टिस भी करना है। इसके लिए आपको हमारी ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो वहां से ऐप को डाउनलोड करके आप नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए और ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो 5 मार्क्स में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, स्रोतस की परिभाषा, पर्याय व भेद का वर्णन करें, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य चरक और सुश्रुत अनुसार स्रोतस का वर्णन।
तो उन्होंने बताया है, जैसे जैसे मैंने आपको टेबल फॉर्म में यहाँ पे कराया था ना, कि आपको फिर इसमें अभी दिखाती हूँ। आपको ये वाली टेबल बनानी है इसमें, अभी जो हमने पढ़ी थी, इसमें हम ये वाली टेबल बना देंगे। ठीक है। आचार्य एंड चरक एंड सुश्रुत के अनुसार स्रोतस का वर्णन, तो इसमें आपको ना बताना होगा स्पेसिफिकली कि आचार्य सुश्रुत ने ये अस्थि और मज्जा नहीं माना है, और उन्होंने स्वेद के स्थान पे क्या माना है, आर्तव्य स्रोतस का वर्णन किया है। ठीक है, ये ना प्लस पॉइंट होते हैं जो कि हमें एग्जाम में मेंशन करने होते हैं। देन आता है श्रोतोदृष्टि का सामान्य हेतु, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज श्रोतोदृष्टि के सामान्य लक्षण, और ये ना इसमें ना दो क्वेश्चन मिक्स होके आ सकते हैं ये दोनों। ठीक है, 10 मार्क्स में। श्रोतोदृष्टि के सामान्य हेतु को बताते हुए सामान्य लक्षण का वर्णन करें। ठीक है, होप आप सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक आप नोट्स रिवाइज करें और वीडियो को बार बार देखें। थैंक यू।